हेलो स्टूडेंट्स। आपको याद होगा बचपन में जब हम लोग पेन ड्राइव्स या फिर हार्ड ड्राइव्स या किसी तरह का मोबाइल फोन यूज करते थे तो उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी हार्डली हाफ जीबी 1 GB हुआ करती थी। लेकिन आजकल जो हम पेन ड्राइव्स यूज करते हैं, हार्ड ड्राइव्स कंप्यूटर लैपटॉप्स में यूज करते हैं, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1 TB 10 TB 50 TB तक पहुंच चुकी है और जो उसका साइज है वो मल्टीपल टाइम्स छोटा हो चुका है। मॉरेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली माने तो हमारा जो डेवलपमेंट है इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर में, यानी जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस डेवलप करते हैं जिसमें भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो उसका जो साइज है वो हर साल डबल होता जाएगा, यानी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी और उसका फिजिकल जो साइज है वो छोटा होता चला जाएगा। और ये आजकल हम देख भी पा रहे हैं। ये सब पॉसिबल है नैनो टेक्नोलॉजी से। रिचर्ड फेमन ने पहली बार इस टेक्नोलॉजी के बारे में बताया। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसको यूपीएससी ने भी पूछा, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम अवेलेबल एट द बॉटम। यानी जब भी हम किसी सरफेस को देखते हैं तो अगर वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्मूथ भी अगर हमें दिखाई दे रहा है तो इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, मॉलिक्यूलर लेवल पे जब हम उसको देखते हैं तो वो सरफेस भी स्मूथ नहीं होता है। उसके अंदर में बहुत सारे रूम्स अवेलेबल है, यानी स्पेस अवेलेबल है और उसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आज हर फील्ड में बहुत ही ज्यादा एडवांसमेंट कर रही है। यानी चाहे वो हम मेडिकल साइंस देखें, एग्रीकल्चर देखें, हमारे जो दूसरी फील्ड्स होती हैं, आईटी फील्ड देख लें, हर फील्ड में नैनो टेक्नोलॉजी का एक अपना रोल है। विदाउट नैनो टेक्नोलॉजी आज हम दूसरी टेक्नोलॉजीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते। इस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है कि हम जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बना के ह्यूमन की बॉडी में इंजेक्ट करा सकते हैं, वो ड्रग डिलीवरी करके वापस भी उसको बुला सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इस तरीके से नैनो टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है कि हम किसी भी तरह के जो यूटिलिटी फॉग जैसी चीजें बना सकते हैं, यानी धुआं बन जाएगा और धुआं बन के वो किसी दूसरी कंट्री में जाएगा और दूसरी कंट्री में जाके उनके कंप्यूटर्स में जाके डेटा कलेक्ट करके वापस से वो धुआं बन के वापस इंडिया में आ जाएगा और हमारे कंप्यूटर में वो फीड हो जाएगा। जी हाँ, इस चीज को हम बोलते हैं यूटिलिटी फॉग। जापान ने क्लेम किया है कि हमने इस तरह की टेक्नोलॉजीज को पहले वॉर में यूज कर चुके हैं। यानी दूसरी कंट्रीज में जब वो डेटा कोई हमें चाहिए होता है, उनके कंप्यूटर्स या किसी डिवाइसेस में स्टोर है, वहां से भी हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और किसी दूसरे दुश्मन कंट्री को या दूसरी कंट्री को पता भी नहीं चलेगा। वो दिन था और आज दिन है। यानी हर फील्ड में हम रोबोटिक्स ले लीजिए, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग ले लीजिए, हर फील्ड में हम नैनो टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को यूज करना यानी एक तरीके से एक ऐसी चीज को ढूंढना है, यानी आप मान सकते हैं, आपने सुना होगा कि मैदान में सुई ढूंढने जैसा एक हमारा जो एक तरीके से जो स्ट्रगल होता है, जो हम एक तरीके से प्रिसीशन लेवल चाहिए, उस लेवल का हमें प्रिसीशन लेवल चाहिए होता है नैनो टेक्नोलॉजी में। जिस तरीके से पूरे गार्डन में हम एक सुई ढूंढने में जितनी प्रॉब्लम हो सकती है, उतने लेवल पे, छोटे लेवल पे जाना पड़ेगा उस चीज को फाइंड आउट करने में। उसी तरीके से हम इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं, यानी किसी चीज के स्ट्रक्चर को इतने छोटे लेवल पे ले जाके डिजाइन करना कि उसके सारे पॉजिटिव और नेगेटिव को हम डिफाइन कर पाए और उसको एडवांस यानी एप्लीकेशन में भी यूज कर पाए। इसी तरह की टेक्नोलॉजी है हमारी बायोटेक्नोलॉजी, हमारी नैनो टेक्नोलॉजी यानी एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, और इन सभी टेक्नोलॉजी में हम नैनो टेक्नोलॉजी को खासा यूज करते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिटेल स्टडी करने वाले हैं कि क्या है हमारी नैनो टेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी का यूज हम किस किस फील्ड में कर रहे हैं, कौन से साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया, किस किस तरीके से इसका एप्लीकेशन है और इसके डिसएडवांटेजेस भी क्या हो सकते हैं। डेफिनेटली इसके डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज नहीं करते हैं। तो एक एथिकल इशू भी क्रिएट होता है, यानी नॉन एथिकल इशू क्रिएट होता है। यानी हम नैनो टेक्नोलॉजी को कई बार इतना ज्यादा यूज कर लेते हैं, ओवर एक्सप्लॉइट कर देते हैं कि उससे पॉजिटिव की जगह नेगेटिव इंपैक्ट भी होने लगता है। उदाहरण के तौर पे जो भी स्क्रबर हम फेस पे यूज करते हैं या फिर जो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स की जो चीजें हम यूज करते हैं, जैसे किसी चीज के ऊपर कोटिंग करना हो, यानी हम नैनो कोटिंग जब हम करते हैं, कहीं पे क्रोमियम प्लेटिंग की जाती है, ये सारी प्लेटिंग अल्टीमेटली जब डिस्पोजल की जाती है तो पानी में मिक्स हो जाती है और पानी में मिक्स होने के बाद में जो फिशेज होती हैं, एक्वेटिक लाइफ होती है, उनके गिल्स में, उनके बॉडी के अंदर में वो एंटर कर जाती है और उनको कैंसर भी कॉज कर सकती है, किडनी फेलियर कर सकती है और भी बहुत सारे डिसएडवांटेजेस है अगर हम इसको ठीक से यूज नहीं करते हैं तो।
आज के टाइम पे कपड़े पहनने वाले जो होते हैं, हम जनरली बात करें तो सॉक्स वगैरह और इनर वेयर जो पहनते हैं, उनके अंदर भी नैनो टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, ताकि पेशेंट जो पर्सन है जो इसको वियर कर रहा है, उसके जो स्वेट का जो स्मेल है वो एक तरीके से ज्यादा क्रिएट ना हो। यानी सॉक्स को हम लॉन्ग टाइम तक पहन पाए, कपड़ों को लॉन्ग टाइम तक पहन पाए, कपड़ों को यानी वेट, आजकल एक तरीके से वेट रेजिस्टेंट क्लॉथ्स भी आते हैं, जीन्स आती हैं इस तरीके की, बारिश के अंदर में आपकी जीन्स वो भीगेगी नहीं, वेट नहीं होगी। ये सारी चीजें जो हम यूज कर रहे हैं, एक तरफ इनका बहुत सारा एडवांटेज है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इसका डिसएडवांटेज भी है। तो एक तरीके से नैनो एथिक्स एक टर्म जर्मिनेट हो चुका है। इस टर्म का मतलब है कि नैनो टेक्नोलॉजी को इस तरीके से यूज किया जा रहा है कि वो कुछ ज्यादा ही लेवल पे एक्सप्लॉइट हो चुकी है, और ज्यादा ही लेवल पे एक तरीके से वो डिसएडवांटेज भी क्रिएट कर रही है। इन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। आइए इस चीज को डिटेल में समझते हैं। व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी इज द साइंस, या फिर आप इसको इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन ऑफ द मटेरियल एंड डिवाइसेस एट द नैनो स्केल। तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो नैनो है, दैट इज द 10⁻⁹ मीटर, यानी कोई भी पार्टिकल जिसका साइज 10⁻⁹ से छोटा हो, उस सभी टेक्नोलॉजी को हम कंसीडर करते हैं नैनो टेक्नोलॉजी में। डेफिनेटली 10⁻12 से नीचे जो टेक्नोलॉजी, उसको पीको टेक्नोलॉजी बोला जाता है, लेकिन पीको टेक्नोलॉजी आज बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, उस लेवल तक अभी हम इतना ज्यादा नहीं पहुंचे, इतनी डेप्थ तक हम नहीं पहुंचे। इस वजह से जितनी भी चीजें 10⁻⁹ से नीचे है, सभी को हम नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर में लेते हैं। और ज्यादातर हम इन 100 से, यानी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के साइज के, यानी हमारा जो डीएनए है, इस लेवल तक हम जब पहुंचते हैं, उसको हम बोलते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग मैटर एट द एटॉमिक लेवल। किस चीज की डिजाइनिंग जब हम एटॉमिक लेवल पे करेंगे तो उससे छोटा क्या रह जाएगा? डेफिनेटली आज के टाइम पे जब हम देखते हैं तो सबसे छोटा पार्टिकल जो हमारे पास, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन और नॉलेज है, दैट इज एटम। और एटम भी फर्दर छोटे छोटे पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बना हुआ है। हालांकि इससे भी नीचे बेसिक पार्टिकल फिजिक्स एग्जिस्ट करती है, उस पार्टिकल के अंदर में इलेक्ट्रॉन के भी फर्दर क्या प्रेजेंट है वो हम डिफाइन करते हैं, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर में जो क्वार्क्स है उस लेवल पे डिजाइनिंग की जाती है। लेकिन आज हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी की, जिसमें हम इस बेसिक पार्टिकल्स को ना कंसीडर करते हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तक अगर हम रहते हैं, तो डेफिनेटली हम बहुत डीप लेवल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर लेवल तक यहां पे डिस्कशन किया जाएगा, सुप्रा मॉलिक्यूलर लेवल तक यहां पे मटेरियल को डिजाइन किया जाता है, और उसकी यूनिक फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को फाइंड आउट किया जाता है, और उसके बेसिस पे हम उसकी एप्लीकेशन को बनाते हैं। दैट डिफर फ्रॉम द बल्क काउंटर पार्ट, यानी जब हम दूसरे पार्टिकल्स को यूज करते हैं, उसके कंपैरेटिवली नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा हल्की है, बट उससे ज्यादा, यानी नॉर्मल पार्टिकल से ज्यादा स्ट्रांग भी है। फर्दर अगर हम बात करें नैनो मटेरियल्स की, तो हमें इसको बहुत अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे देखें तो नेचुरल है या फिर हमारे पास आर्टिफिशियल, दो तरह के नैनो मटेरियल्स है। नेचुरली मतलब जो है ऑलरेडी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारी जो इकोसिस्टम है वहां से हमें मिलता है, और आर्टिफिशियल जो ह्यूमन ने अपने यूज के लिए खुद डेवलप किया है। तो दीज आर एक्चुअली नैनो मटेरियल्स जो नेचुरल है, आर फाउंड इन नेचर, सच एज वॉल्केनिक ऐश। जो वॉल्केनिक ऐश होती है, बहुत ही छोटे पार्टिकल्स वहां से एमिट होते हैं, कई बार वो बहुत सारा डेंस क्लाउड बना लेते हैं और सनलाइट को अपोज करने लग जाते हैं, और सनलाइट ना आने की वजह से हमारे एरिया में ठंड भी पड़ सकती है। जी हाँ, जो वॉल्केनिक ऐश होती है वो एक क्लाइमेट फोर्सिंग की तरह एक्ट करती है, यानी जो नेगेटिव क्लाइमेट फोर्सिंग है, जिसमें टेम्परेचर कम होता है। यानी जब हम सोचेंगे तो वॉल्केनिक के बारे में, तो वॉल्केनो हमेशा माइंड में आएगा हमारे एक हॉट रीजन, बट इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट क्या पड़ता है? बहुत ज्यादा एशेज जब निकलती है एनवायरमेंट में, तो वहां पे वो सनलाइट की एल्बिडो बढ़ा देता है, सनलाइट प्रॉपर एंटर नहीं कर पाती, और उससे आ जाते हैं हमारी कोल्ड या फिर आइस एज। मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल्स है जो बहुत छोटे पार्टिकल्स, छोटे लेवल पे है। राइबोसोम्स हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो भी एक एग्जांपल है नेचुरल नैनो मटेरियल्स का। वहीं पे आर्टिफिशियल नैनो मटेरियल्स की अगर हम बात करें, जो ह्यूमंस ने बनाए हैं, इंजीनियर्ड करे हैं ह्यूमंस ने अपनी एप्लीकेशन के लिए, मेडिसिन में इनको यूज किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में इसको यूज किया जा रहा है, और एनर्जी के फील्ड में यूज किया जा रहा है।
यूपीएससी ने आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसकी एप्लीकेशन पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन लगभग हर साल आते रहे हैं। कॉम्पोजिशन के बेसिस पे अगर देखें तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, कार्बन बेस्ड और कंपोजिट, यानी चार तरीके से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऐसे नैनो मटेरियल जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव हुए हैं, वहां से जनरेट हुए हैं, दैट इज नॉन एज ऑर्गेनिक, जिसके अंदर में मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं सी एंड एच, यानी पॉलीमर्स हो गए, लिपिड्स हो गए, यानी हमारी जो बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और हाईली ब्रांच जो डेंड्रीमर्स होते हैं। यहाँ पे डेंड्रीमर्स से मतलब है जो पॉली नेचर के होते हैं, पॉली मतलब मल्टीपल चेन से लिंक्ड होते हैं, ऐसे जो पार्टिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक या फिर डेंड्रीमर्स। वहीं पे इनऑर्गेनिक, यानी इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग से आते हैं, और उनके अंदर में सी और एच जो बॉन्ड्स होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड्स ना होके यहाँ पे कम होते हैं। एक तो कोवेलेंट बॉन्ड्स जो जहां ज्यादातर यहाँ पे आयनिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और नैनो मटेरियल फॉर्म्स यहाँ पे मेटल के ऑक्साइड्स बनाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है, इस तरह के मटेरियल्स को हम इनऑर्गेनिक बोलेंगे। कार्बन बेस्ड जो होते हैं डेट इज ग्राफीन, नैनो ट्यूब्स और बकमिंस्टर फुलेरेंस, यानी ये तीन हम देख पा रहे हैं कि नेचुरली अकरिंग कार्बन बेस्ड एलोट्रॉप्स है हमारे कार्बन के, जो कि नैनो साइज्ड के होते हैं, इस वजह से इसको नैनो मटेरियल के अंदर में लिया जाता है। अगर हम इसको डिटेल में समझना चाहे तो फर्स्ट अगर हम देखते हैं ग्राफीन, सो व्हाट इज ग्राफीन। उदाहरण के लिए अगर हम एग्जांपल ले तो सपोज कीजिए कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर आप इमेजिन कीजिए, जिसमें हम कुछ हेक्सागोनल टाइप का यहां पे कुछ स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जहां पे हमारे हर कॉर्नर पे एक कार्बन एटम बैठा है, यानी हर कॉर्नर जो है हमारा, यानी जो बॉन्ड्स हैं वहां पे कार्बन प्रेजेंट है, सो दीज आर एक्चुअली कार्बन्स, तो दिस इज एक्चुअली नॉन एज ग्राफीन। आप सोच रहे होंगे कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 वैलेंसी होती है, यानी कार्बन एक टाइम पे 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। बट यहां तो सिर्फ हमें एक कार्बन अगर फोकस करें तो ये 1 2 3 3 के ऊपर ही यानी बॉन्ड बना रहा है। वेयर इज फोर्थ इलेक्ट्रॉन? तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन को इंटेंशनली हमने इस तरीके से डेवलप किया है कि यहां पे जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो रोम करता रहेगा इन सर्च ऑफ द बॉन्ड, सो दिस इलेक्ट्रॉन इज एक्चुअली रोमिंग अराउंड दिस पर्टिकुलर कार्बन इन सर्च ऑफ द बॉन्ड, और उसको वो बॉन्ड नहीं मिलेगा। हमने इंटेंशनली इसको ऐसा बनाया है कि जो 4 वैलेंसी है वहां पे 3 तो वैलेंसी फुलफिल हो जाए, लेकिन एक यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाना चाहिए, यानी सब कार्बन के पास में एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब हम बात करते हैं कि जब भी हम सपोज कीजिए किसी पावर प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते हैं आपके होम तक, तो यहां पे लगभग हम देखते हैं कि 40 से 45% हमें लॉस देखने को मिलता है। तो ये लॉस एक्चुअली में होता क्यों है, इसका क्या कारण है इस पर्टिकुलर लॉस का? तो अगर हम इसकी बात करें तो यहां पे मान लीजिए जो पर्टिकुलर पावर प्लांट है एंड दिस इज सपोज योर होम, तो यहां पे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पे मान लीजिए कॉपर की ये वायर हमने यूज की है, और कॉपर की अगर हमने यहां पे वायर की है यूज, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं टुवर्ड्स योर होम, जहां पे हम देखने को मिल रहा है कि 40 से 45% लॉस भी हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, यानी अगर 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहां से चलती है तो लगभग 60 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पहुंचती है। तो यहां पे सबसे मेन रीजन है इसके पीछे लॉसेस, और क्योंकि हर बार जब भी इलेक्ट्रॉन चलेगा तो कार्बन के जो एसोसिएटेड बॉन्ड्स हैं, जो प्रॉपरली बॉन्डेड हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हमें तोड़ के आगे बढ़ाना पड़ता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ, दिस इलेक्ट्रॉन विल ब्रेक द बॉन्ड ऑफ अनदर कॉपर, यहां से फिर ये दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ेगा, ये यहां से दूसरे इलेक्ट्रॉन को तोड़ेगा, यहां से दूसरे बॉन्ड को तोड़ेगा, फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरे बॉन्ड को तोड़ेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, दूसरे बॉन्ड को तोड़ेगा और इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। हर स्टेप पे ये इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड को तोड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा रहा है। डेफिनेटली इसमें जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो फ्रिक्शन की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में, एडी करंट की लॉस की फॉर्म में निकलेगी। तो अगर हम यहां से 100 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को यहां से रन कराते हैं, चलाते हैं, तो हमें यहां पे हार्डली 60 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, क्योंकि यहां पे एवरी टाइम वी हैव टू ब्रेक द बॉन्ड ऑफ द कॉपर एंड रिलीज देयर इलेक्ट्रॉन।
तो इसमें जो एनर्जी रिलीज हो जाती है और यूज हो जाती है, तो इस वजह से पूरी इलेक्ट्रिसिटी यहां नहीं पहुंच पाती। लेकिन अगर इमेजिन कीजिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाए, सो द मोमेंट वी अप्लाई द एनर्जी एट दिस पर्टिकुलर एंड, जैसे ही हमने अप्लाई किया तो वी नीड नॉट टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, हमें इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करना है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी अवेलेबल। सो द मोमेंट वी अप्लाई दिस इलेक्ट्रिसिटी इमीडिएटली इट विल ट्रांसफर विदाउट एनी लॉसेस। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं होने वाला है, या फिर अगर लॉस भी होगा तो हार्डली 1 और 2% का लॉस होगा। तो जितनी इलेक्ट्रिसिटी यहां से चली थी लगभग उतनी ही इलेक्ट्रिसिटी यहां पे पहुंचने वाली है। इस वजह से हमें इस तरह के स्ट्रक्चर चाहिए जहां पे हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिल जाए। और जो मैंने अभी आपको ग्राफीन ड्रॉ करके दिखाया था, ग्राफीन के अंदर में ये हमें फ्री इलेक्ट्रॉन यहां पे हमें इंटेंशनली यहां पे इस तरीके से डेवलप किया गया है ताकि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमें फ्रीली मिल जाए। तो ये जो कार्बन एटम्स होंगे वो कार्बन एटम्स, सब कार्बन एटम्स के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है। यानी यहां से अगर हम कनेक्ट करें और यहां तक अगर ये वायर का एक पार्ट है मान ले, तो यहां से इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाएगा विदाउट एनी लॉस। सो दिस इज एक्चुअली नॉन एज ग्राफीन। बट आप इमेजिन कर पा रहे हैं कि जो ग्राफीन है इसकी थिकनेस सिर्फ एक कार्बन एटम के बराबर है और इसकी लेंथ भी नैनोमीटर्स में ही होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। तो अगर हम थिकनेस की बात करें तो एक कार्बन एटम का जो थिकनेस है वो 10⁻⁻14 के आसपास होगा। यानी 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻15 मीटर का इसका विड्थ है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 10⁻⁻9 से लेकर 10⁻⁻8 के आसपास में इसकी विड्थ होगी, यानी सॉरी इसकी जो लेंथ होगी। यानी आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना छोटे स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। यानी हमारी बॉडी में जो हमारा सबसे छोटा स्ट्रक्चर है आरबीसी, सबसे छोटा सेल, उससे भी छोटा होगा ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। यानी ये एक बहुत अच्छी तरह वायर की तरह काम कर सकता है। हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में एक छोटे रूप में यूज कर सकते हैं, लेकिन जो एफिशिएंसी है वो नॉर्मल कॉपर, ब्रॉन्ज जो दूसरे हम मेटल्स यूज करते हैं उनसे ज्यादा एफिशिएंसी इसकी रहने वाली है। तो इसी को हम बोलते हैं ग्राफीन। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप देख पा रहे होंगे, इसके अंदर स्ट्रेंथ तो है लेकिन बहुत ज्यादा हार्डनेस इसके अंदर में नहीं है। लेकिन अगर हमें किसी कंपोनेंट में हार्डनेस चाहिए होगी तो इसको किसी दूसरी फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसी चीज को कन्वर्ट कर लेते हैं किसी दूसरी फॉर्म के अंदर में, और उसी फॉर्म को हम बोलते हैं कार्बन नैनो ट्यूब। यानी ये जो एक शीट है, इसी शीट को अगर हम रोल कर दें, इसी शीट को अगर हम रोल कर दें तो हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर यहां पे देखने को मिल सकता है, जो कि एक तरीके से आप ऐसा मान सकते हैं ये एक ट्यूब की तरह यहां पे एक्ट करेगा। और ये जो ट्यूब होगी ये वही प्रॉपर्टीज रखती होगी जो प्रॉपर्टीज हमारा रखता है ये पर्टिकुलर चीज, यानी ग्राफीन। ग्राफीन को ही अगर हम रोल कर दें तो ये बन जाती है हमारी कार्बन नैनो ट्यूब। कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर में जो हमारी जो डायमीटर होता है वो लगभग यानी 1 से लेकर 2 नैनोमीटर का होगा, और जो इसकी लेंथ होती है ये 0.6 माइक्रोमीटर के आसपास हो सकती है। हमारे डिजाइनिंग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन सबसे छोटी जो सीएनटी बनेगी वो लगभग इतने साइज की बनेगी। इससे बड़ी भी बना सकते हैं लेकिन डेफिनेटली मीटर्स में इसको नहीं बना सकते हैं, नैनोमीटर में ही ये रहेगी या फिर माइक्रोमीटर में ये रहेगी। और यानी ये जो ग्राफीन है इसको हम इस तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब इसको इस तरीके से, यानी उदाहरण के तौर पे अगर आप कोई पेपर भी ले लेते हैं, यानी अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर देखते हैं तो मान लीजिए कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर पेपर एग्जिस्ट करता है, ये एक ग्राफीन शीट है, तो ये इसके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, यानी बाहर की तरफ जब हम ऐसे फोर्स लगाएंगे तो ये टूटेगा नहीं, फटेगा नहीं। लेकिन जब ये ग्राफीन है, लेकिन इसी ग्राफीन को अगर मैं इस तरीके से रोल कर दूं तो अब इसके अंदर में एक स्ट्रेंथ आ जाती है, और यही स्ट्रेंथ बनाती है सीएनटी। यानी इसी को हम कंसीडर करते हैं कार्बन नैनो ट्यूब के अंदर में। तो वही बन जाती है, ग्राफीन को ही रोल कर दिया जाए तो कार्बन नैनो ट्यूब। ग्राफीन से भी नैनो ट्यूब बनाई जा सकती है, और नैनो ट्यूब सेपरेटली केमिकल रिएक्शन से भी बनाई जा सकती है। एक टाइम था जब 1981 के आसपास में पहली बार इसको बनाया गया, उस टाइम पे इसको केमिकल रिएक्शन से बनाया गया था, लेकिन बाद में सुमियो इजिमा नाम के एक साइंटिस्ट आए और उन्होंने इसको ग्राफीन से इसको नैनो ट्यूब में कन्वर्ट किया। थर्ड फॉर्म होती है हमारी फुलरीन्स।
फुलरेंस का मतलब है एक ऐसा कार्बन 60 एटम, सॉरी, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर में 60 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। और इसकी अगर हम शेप की अगर हम बात करेंगे तो लगभग ये ग्राफीन जैसा ही है। 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागोनल पैटर्न इसके अंदर में बनते हैं, जो कि इसको एक फुटबॉल की शेप जैसा बना देता है। तो 20 हेक्सागोनल एंड 12 पेंटागनल पैटर्न्स ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। और ये जो साइज है इसका 0.70 नैनोमीटर के आसपास में होता है। तो इतने छोटे साइज में कार्बन का अगर हमें कोई मॉलिक्यूल मिल रहा है तो हम इसको बहुत जगह लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि कार्बन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा कंपैटिबल होता है दूसरे एटम्स के साथ में। तो हमने तीन चीज देखी, ग्राफीन ये शीट को बोलते हैं, अगर इसी को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया दैट इज नैनो ट्यूब। और अगर हमने जो नेचुरली अकरिंग बकमिंस्टर फुलरीन है, बकमिंस्टर ये उन्हीं साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इसको पहली बार डिस्कवर किया, बकमिंस्टर फुलरेंस या फिर फुलरीन भी आप इसको बोल सकते हैं। ये जो है इसके अंदर में कार्बन की सारी प्रॉपर्टीज हैं और छोटे साइज में इतने सारे एटम्स है तो हैवी भी है। और इसका जो साइज है यही इसको मेन कंपोनेंट बनाता है नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर में। दूसरी अगर हम बात करें कार्बन बेस्ड जो है हमारे पास ग्राफीन के बाद में कंपोजिट, यानी हम चीजों को मिक्स करके भी नैनो पार्टिकल के अंदर में यूज कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जो आप घर में यूज करते हैं फॉइल पेपर, जिसमें आप अपने खाना वगैरह को रखते हैं, किसी चीज को स्टोर करने के लिए रखते हैं, उसमें भी कई बार कंपोजिट मटेरियल लगाए जाते हैं। यानी अगर ये मान लीजिए आपकी एक फॉइल पेपर है तो इसके अंदर में छोटे छोटे एंटीबायोटिक्स डाले जाएंगे जो कि इस तरीके से इससे कंपैटिबल होगा। यानी यहां पे एल्यूमिनियम भी होगा, साथ में हो सकता है आयरन भी हो और हो सकता है इसके अंदर में सिल्वर भी हम इसको यूज करें। तो ये सारी चीजें मिला के जो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं दैट इज नोन एज कंपोजिट मटेरियल। फर्दर हम नैनो पार्टिकल्स को, नैनो मटेरियल्स को चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशंस। जीरो डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेड्थ में बहुत ही ज्यादा कम। अगर लेंथ और ब्रेड्थ जो है वो 100 नैनोमीटर से कम है तो उसको हम नैनोस्फीयर या नैनो क्लस्टर बोलेंगे और इसको बोलेंगे जीरो डायमेंशन नैनो मटेरियल। वहीं पे वन डायमेंशनल नैनो मटेरियल का मतलब है कि टू डायमेंशनल डेफिनेटली होगा, ये टू डायमेंशनल, बट एक जो डायमेंशन है वो नैनो स्केल में है और जो दूसरी डायमेंशन है वो लार्जर है, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको नैनो ट्यूब। यहां की जो डायमेंशन है बहुत ही ज्यादा छोटी है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल साइज की है। ये जो है ये माइक्रोमीटर में, दैट इज द नैनो ट्यूब, तो ये वन डायमेंशनल कहलाएगी। वहीं पे टू डायमेंशनल हो जाएगा जहां पे वन डायमेंशन इज नैनो स्केल और अदर जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी है, तो उसको हम यहां पे बोलने वाले हैं, यानी कंपेरेड टू इज दिस, ये उससे ज्यादा बड़ी है, तो इसको हम बोलेंगे टू डायमेंशनल। यानी बहुत सारा इनमें डिफरेंस नहीं है, यहां पे कंपैरेटिवली वेरी लार्ज है और यहां पे कंपैरेटिवली लार्ज होगा। इनको हम बोल सकते हैं नैनो फिल्म्स या फिर नैनो कोटिंग जो की जाती है, दैट इज टू डायमेंशनल। वहीं पे थ्री डायमेंशनल यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों अगर हमें मिल जाती है तो बल्क में हम इसको यूज कर सकते हैं। नैनो वायर बंडल्स जो होते हैं, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स की वायर बनाई जाती है जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस हमें मिल जाती है, तो हम इनको चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायमेंशंस। की प्रिंसिपल की अगर हम बात करें नैनो टेक्नोलॉजी में किस किस बेसिस पे हम इसको यूज कर पा रहे हैं, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है इसकी साइज और स्केल। बहुत ही छोटे स्केल पे हम काम कर सकते हैं। सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बहुत ही ज्यादा छोटा होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें, मान लीजिए आपके पास एक ड्रॉप है इतनी बड़ी, इसी ड्रॉप को, सेम वॉल्यूम को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर इसको डिवाइड कर दें तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन वॉल्यूम विल रिमेन द सेम। मान लीजिए यहां पे सरफेस एरिया था 10 और वॉल्यूम था 2, तो ये हो जाएगा हमारा 5 का रेशो। लेकिन यहीं पे जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम हमारा 2 है लेकिन सरफेस एरिया यहां पे हो जाएगा 1000, तो यहां पे टोटल हो जाएगा हमारे पास 500 सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशो। हम ज्यादा चीजें स्टोर कर सकते हैं, यानी बैटरीज के अंदर में ये मटेरियल लगेगा तो ज्यादा मटेरियल स्टोर हो पाएगा। अगर ये कोटिंग में होगा तो ज्यादा कोटिंग कर पाएंगे, ज्यादा अगर लस्टरस बनाना है तो ज्यादा चमकेगा। उदाहरण के तौर पे यूपीएससी ने कई बार लिपस्टिक जो फीमेल ज्यादातर यूज करती हैं उसके बारे में पूछा है कि जो
फीमेल द्वारा यूज करने वाली जो लिपस्टिक है उसके अंदर में कौन से पार्टिकल्स को हम यूज करते हैं? लेड ऑक्साइड को जनरली वहां पे यूज किया जाता है और आयरन ऑक्साइड को उसमें यूज किया जाता है। यानी दो तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं इसमें बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। 2 बार यूपीएससी सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछ चुका है। तो इसके अंदर में जो पार्टिकल्स होते हैं लेड ऑक्साइड या फिर यहां पे आयरन ऑक्साइड, ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं इतने छोटे छोटे डिवाइड कर दिए जाते हैं कि जब भी इस पे लाइट फॉल करेगी ये वहां से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो आप मान सकते हैं कि ज्यादा रिफ्लेक्शन होगा तो हमारा जो भी सरफेस है वो ज्यादा शाइन करेगा। यानी यहां पे अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो लिपस्टिक बहुत ज्यादा शाइन करेगी। इसको दूसरी जगह कोटिंग मटेरियल पेंट्स में भी इस चीज को यूज किया जा सकता है। वहीं पे जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे वो उतना डीप पेनिट्रेशन कर लेंगे किसी चीज के ऊपर, यानी लिप की जो स्किन है वहां पे डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा। अगर हम किसी सरफेस के ऊपर कोटिंग कर रहे हैं वहां भी डीप पेनिट्रेशन हो जाएगा, तो वो रिजिडिटी बढ़ जाती है, बहुत इजीली रिमूव नहीं होगी। यानी जो हम इस तरह के पार्टिकल्स, अब क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि ये जो कंपोनेंट्स हैं अगर इसको ज्यादा यूज करते हैं तो ये कार्सिनोजेनिक हैं, कैंसर भी कोज कर सकते हैं, जो कि न्यूज़पेपर में कई बार आया था, जिसकी वजह से यूपीएससी ने भी सेम चीज को पूछा था। वहीं पे अगर हम इसके दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो क्वांटम इफेक्ट, क्वांटम से यहां पे मतलब होता है जब भी हम किसी के एंगुलर मोमेंटम को कंसीडर करते हैं। यानी जब हम अगर हम एग्जांपल की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन अगर सिंपली अगर हम ले लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में कितने रोटेशन कर लेता होगा? 1 सेकंड में ये जो इलेक्ट्रॉन है लगभग 63 मेगा यानी 63 इंटू 10⁶ टाइम्स रोटेट कर लेता है 1 सेकंड के अंदर में। अगर हम किसी भी चीज की इस तरह की प्रॉपर्टी, रोटेशनल प्रॉपर्टी, एंगुलर मोमेंटम प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, दैट इज एक्चुअली नोन एज क्वांटम इफेक्ट। यहां पे हम जनरली क्वांटम इफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो नैनो स्केल में क्वांटम मैकेनिज्म इफेक्ट बिकम सिग्निफिकेंट। यानी हम जो डिजाइनिंग है, हम एक इलेक्ट्रॉन एज अ यूनिट हम ना कंसीडर करके इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को एज अ यूनिट हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड द अदर पार्टिकल्स। अब हम और ज्यादा डीप होकर चीजों को डिजाइन कर सकते हैं। प्रिसीशन टेक्नोलॉजी, प्रिसीशन इंजीनियर हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी रिलाइज ऑन प्रिसाइज कंट्रोल टू बिल्ड और मैनिपुलेट द मटेरियल एट द एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। जितना छोटे लेवल पे जाएंगे उतनी ज्यादा प्रिसीशन लेवल हमारा बढ़ता चला जाएगा। वहीं पे अगर इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो बहुत सालों से हम यहाँ पे ड्रग डिलीवरी में इसको यूज कर रहे हैं, जैसे कि नैनो डायमंड्स हो गया, हाइड्रोजेल हो गए, इस तरीके से हम यहाँ पे ड्रग डिलीवरी में इसको यूज करते हैं। यानी बहुत छोटे मटेरियल्स को लिया और उसके ऊपर हमने कोट कर दिया एक ड्रग, और इतने छोटे होते हैं कि हमारी ब्लड वेसल्स में इजीली एंटर कर जाते हैं। ये पर्टिकुलर टारगेटेड ड्रग डिलीवरी, यानी जहां पे हमें चाहिए वहीं पे ये एक तरीके से काम करते हैं और हम ड्रग डिलीवरी में इसको मेडिसिन पहुंचाने में यूज कर सकते हैं। कैंसर थेरेपी में बहुत सारा नैनो पार्टिकल्स को यूज किया जाता है। उदाहरण के तौर पे आयोडीन, कोबाल्ट और ये जो हमारे आयोडीन से डेरिवेटिव्स है, कार्बन के डेरिवेटिव्स है, उनको बॉडी में डालते हैं ट्रेसेस अमाउंट में, बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर में। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये अपने अंदर में से कई बार रेडियो एक्टिव होने की वजह से ये अपने अंदर में से अल्फा बीटा गामा भी एमिट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हम उसको ट्रेस कर लेते हैं कि ये जो रेडिएशन से कहां से आ रही है, और उससे हमें पता चल जाता है कि कैंसरियस सेल्स कहां पे प्रेजेंट है। तो कैंसर ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। डायग्नोसिस में हमारी जो चिप्स होती है, जो डिटेक्शन चिप्स होती हैं, यानी उदाहरण के तौर पे मान लीजिए हमारे पास टाइफाइड डिटेक्शन किट है। यानी अगर आपको टाइफाइड हुआ है, यानी टाइफाइड जो सैल्मोनेला टाइफाई है वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन अगर आप इमीडिएट जैसे ही वो एंटर किया, अगर नेक्स्ट डे अगर टेस्ट कराने जाएंगे तो हो सकता है वो आपको डिटेक्शन किट में शो ना करे। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी वाली डिटेक्शन किट को यूज करेंगे तो वो इमीडिएटली शो करेगा। जो कन्वेंशनल हमारी डिटेक्शन किट्स होती हैं वो तब शो करता है जब बहुत ज्यादा नंबर्स में सैल्मोनेला टाइफाई बढ़ जाएंगे, यानी सैल्मोनेला टाइफाई एंटर करने के 4-5 दिन बाद जब वो लाखों में अपने नंबर्स बढ़ा चुका है तभी हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे, जो कि एक प्रॉब्लम हो सकती है। तब तक पेशेंट का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ सकता है। अगर हम किसी डिजीज को बहुत ही इनिशियल लेवल पे डायग्नोस कर पाए तो डेफिनेटली हम उसको क्योर भी ठीक से कर पाएंगे। तो वहां पे हमें डायग्नोसिस करने में जो डिटेक्शन किट्स हैं, हमारी केमिकल डिटेक्शन किट्स है, बायोलॉजिकल डिटेक्शन किट्स है, नैनो सेंसर्स हैं, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं।
एनर्जी की अगर हम बात करेंगे, जो सोलर पैनल्स होते हैं स्पेशली फोटोवोल्टाइक सेल्स के, आजकल बहुत ही नैनो साइज पे बनाए जाते हैं ताकि उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ जाए और एफिशिएंसी भी इसकी बढ़ जाए। बैटरीज के अंदर में आजकल हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, चार्जिंग स्पीड को बढ़ाने में, उसकी लॉन्जिविटी को बढ़ाने में और कैपेसिटी को बढ़ाने में। फ्यूल सेल के अंदर में बहुत सारे नैनो पार्टिकल्स को आजकल में हम यूज कर रहे हैं। नैनो कोटिंग के अंदर में आजकल हम बहुत ज्यादा नैनो पार्टिकल्स को यूज कर पा रहे हैं। एनवायरमेंट की अगर बेसिस पे देखें तो वाटर प्यूरिफिकेशन में, यानी ग्राफीन एक तरीके से फिल्टर की तरह काम करता है। जो मैंने अभी आपको ग्राफीन दिखाया था, वो एक आपने जो घर में एक तरीके से फिल्टर होते हैं नॉर्मल, वैसे ही काम करेगा। कोई भी मटेरियल अगर इसके थ्रू पास किया जाए तो डेफिनेटली वो उसको रोक सकता है, क्योंकि इतने छोटे लेवल पे हमने डिजाइन किया है। पॉल्यूशन कंट्रोल में ये काम कर सकता है, पॉल्यूटेंट और इन चीजों को इजीली डिफाइन यानी डिटेक्ट कर सकता है। एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो ये बहुत ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट है। उदाहरण के तौर पे जो हम पहले इनकैंडेलेसेंट या फिर फ्लोरोसेंट बल्ब यूज करते थे, उसी को हमने रिप्लेस कर दिया एलईडी बल्ब से। एलईडी बल्ब आज हमारे जो सेमीकंडक्टर्स है वो नैनो बेस्ड बनाए जाते हैं, गैलियम से बनाए जाते हैं, आर्सेनाइड से बनाए जाते हैं। और वो जो गैलियम आर्सेनाइड के जो नैनो पार्टिकल्स है वो आप देख ही पा रहे हैं, बहुत ही कम इलेक्ट्रिसिटी में ज्यादा आउटपुट देते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, जैसे मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था। वाटर प्रूफ हो सकता है चीजें, रेपेल स्टेन्स हो सकते हैं, यानी जो दाग है उन पे नहीं लगेंगे। यानी ऊपर वाली जो चीज स्ट्रक्चर होता है उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि कोई भी चीज उस पर स्टिक ना कर पाए। कॉस्मेटिक में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, सनस्क्रीन के अंदर में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, लिपस्टिक जैसा मैंने एग्जांपल दिया इसके अंदर में यूज किया जाता है। और जितने भी हमारे कोटिंग मटेरियल्स है, यानी जो भी हम अलग अलग तरीके से, यानी कॉस्मेटिक के अलग भी देखें तो बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फूड इंडस्ट्री में, पैकिंग में और इन सब चीज में यूज किया जाता है। जैसा कि आपको एग्जांपल दिया, फॉइल पेपर्स भी नैनो का ही एक एग्जांपल है। तो फॉइल पेपर में जो कोटिंग की जाती है फॉइल पेपर्स की, वो भी फूड सेफ्टी में और फूड को प्रोटेक्ट करने में एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है अगर, तो वो बचा भी सकता है। इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स में, जैसा कि मैंने अभी एलईडी के बारे में बताया, वहां पे हम इसको ट्रांजिस्टर और चिप में भी इसको यूज किया जा सकता है। डिस्प्ले में क्वांटम डॉट, जिसमें मेनली कैडमियम सेलेनाइड यूज किया जाता है। कैडमियम सेलेनाइड, ये जो क्वांटम डॉट होता है, ये हम आजकल जो टीवी होता है, हमारे जो मॉनिटर्स होते हैं, मोबाइल की स्क्रीन होती है, उसमें भी इसको यूज करते हैं। मेमोरी स्टोरेज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है आजकल नैनो टेक्नोलॉजी। वहीं पे एरोस्पेस में अगर हम देख रहे हैं तो लाइट वेट मटेरियल्स बना दिए जाते हैं आजकल, क्योंकि जो एरोप्लेन्स या फिर इस तरह के व्हीकल्स होते हैं उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट का बढ़ जाना। यानी अगर इसका वेट बढ़ेगा तो फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा, हमें ज्यादा फेयर देना पड़ेगा, यानी टूर करने का ज्यादा फेयर देना पड़ेगा, जो टिकट प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर में वेट ज्यादा बढ़ा, फ्यूल ज्यादा बढ़ा। अगर हम उसका वेट कम कर पाए और स्ट्रेंथ वही रह पाए तो डेफिनेटली जो ओवरऑल फ्यूल कंजम्पशन है कम होगा, हमारा टिकट फेयर भी कम होगा। ल्यूब्रिकेंट और कोटिंग में, ड्राई, जनरली ड्राई जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनको ल्यूब्रिकेंट और कोटिंग की तरह यूज किया जाता है। पहले हम वेट ल्यूब्रिकेंट्स को यूज करते हैं, यानी ऑयलिंग वगैरह करते थे हम मशीन के अंदर में, वहीं पे आज ड्राई ल्यूब्रिकेशन भी यूज किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स को यूज करके। दो तरह की अप्रोच हम नैनो टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। एक तो टॉप डाउन अप्रोच है, यानी पहले हम टॉप से, यानी एक बड़ा स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे और फिर उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। वहीं पे दूसरी अप्रोच होती है हमारी बॉटम अप अप्रोच, यानी हम पहले से ही छोटे पार्टिकल्स लेते हैं और उनको हम ऐड ऑन करते चले जाते हैं। उदाहरण के तौर पे जो हम ओएलईडी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, जी हाँ, इसके अंदर में ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनिक, यानी हम डीएनए और प्रोटीन को यूज करते हैं अपने मोबाइल फोन्स की जो स्क्रीन होती है। इसके अंदर भी दो तरह की स्क्रीन होती है, पीएमओएलईडी एंड पीएमओएलईडी एंड एएमओएलईडी, यानी यहां पे पैसिव मैट्रिक्स ओएलईडी, एक्टिव मैट्रिक्स ओएलईडी। एएमओएलईडी जनरली इस तरह का एग्जांपल होता है, पीएमओएलईडी जनरली बॉटम अप का एग्जांपल होता है। सेल्फ असेंबली, ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है नैनो पार्टिकल्स के बीच अंदर, क्योंकि अपने आप को कई बार असेंबल कर लेते हैं, खुद ही एडजस्ट कर लेते हैं, और जो हम अलग अलग टाइप के मटेरियल्स को यूज करते हैं, नैनो पार्टिकल्स को यूज करते हैं, वो खुद ही सेल्फ असेंबली करके एक नई प्रॉपर्टी जनरेट कर देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी हम एक प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन टूल्स में हम इसको यूज कर सकते हैं, जैसे कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, छोटे लेवल पे हमें जो चीजें बनानी है तो उसमें यूज कर सकते हैं। जो हमारा
एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप्स होते हैं, एएफएम जो होते हैं, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेम में इसको यूज किया जा सकता है, यानी आज माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप के अंदर भी इसको यूज किया जा सकता है। बट इससे चैलेंजेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ज्यादातर जो नैनो मटेरियल्स इतने छोटे होते हैं कि वो कहीं भी एंटर कर सकते हैं, हमारी लंग्स में एंटर कर सकते हैं, हमारी बॉडी के अंदर में एंटर करके कैंसर कॉज कर सकते हैं, किडनी फेलियर कर सकते हैं, प्लस में हमारी जो दूसरी चीजें हैं उनको भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो टॉक्सिसिटी से कंसर्न बहुत ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे जो मैंने अभी लेड ऑक्साइड और लिथियम ऑक्साइड का एग्जांपल दिया, यानी अगर हम मैगी आपने सुना होगा तो उसमें भी आपने सुना होगा कि वहां पे एक इशू रेज हुआ था कि उसमें लेड डाला जाता है टेस्टी बनाने के लिए। यानी इस तरह की अगर हम एक लेवल से ज्यादा अगर लेड डालेंगे तो डेफिनेटली बच्चों के अंदर में कैंसर देखने को मिला जो ज्यादा मैगी कंज्यूम करते थे। अब ये सारी जो चीजें हैं, यानी एक एथिकल इश्यू यहां पे क्रिएट हो जाता है। ये कितने लेवल तक हमें नैनो मटेरियल्स को यूज करना चाहिए। रेगुलेटरी इश्यूज है, आप जानते होंगे कोई पर्टिकुलर मिनिस्ट्री हमारी नैनो मटेरियल्स या नैनो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है, तो एक बहुत बड़ा रेगुलेटरी सिस्टम इसके अंदर में हमें देखने को नहीं मिलता। ज्यादातर जो पावर है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आती है। तो जरूरत है डिपार्टमेंट ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी को और ज्यादा बूस्टअप करने की और पर्टिकुलर इसके लिए मिनिस्ट्री बनाने की। कोस्ट और स्केलेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी आज के टाइम पे अगर आप नैनो मटेरियल या नैनो टेक्नोलॉजी वाले कोई डिवाइस खरीदना चाहते हैं तो कंपैरेटिवली वो थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली आते हैं, जो कि उसकी स्केलेबिलिटी और कॉस्ट को एक तरीके से बढ़ने की वजह से उसके यूज को कम कर देते हैं। एथिकल कंसर्न बहुत ज्यादा है। हम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको कि जो फॉग यूटिलिटी जैसे चीजें बनाई जा रही हैं, फॉग यूटिलिटी से आप किसी भी कंट्री में एक धुएं की तरह एंटर करेंगे, उसके कंप्यूटर के अंदर में जाके डेटा कलेक्ट करके जा सकते हैं। तो प्रिवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न है, सर्वेलेंस का कंसर्न है, मिसयूज इसका बहुत ज्यादा हो सकता है और ये एक एथिकल इशू यहां पे जनरेट कर देता है। और मैराइन लाइफ और इस तरह की जो लाइफ है उसको भी ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हमारी जो ह्यूमन की टेरेस्ट्रियल लाइफ है इनको भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। अगर हम इसको कंक्लूड करने की बात करें तो फ्यूचर में द फ्यूचर ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी होल्ड्स इमेंस प्रॉमिस इन द एरिया लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर में, रोबोटिक्स के अंदर में, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के अंदर में, टारगेटेड ड्रग डिलीवरी के अंदर में, सस्टेनेबिलिटी के अंदर में हम बहुत ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं। एक एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है जहां पे हम नैनो रोबोट्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, मॉलिक्यूलर मैन्युफैक्चरिंग could revolutionize industries and redefine the boundaries of the science and technology। यानी अगर पॉजिटिव एटीट्यूड देखें तो डेफिनेटली इसके अंदर में एडवांटेज बहुत ज्यादा है, बट जरूरत है कि इसको ठीक से कंट्रोल किया जाए। सर्वेलेंस रिकनेसेंस के अंदर भी इसके अंदर में होना चाहिए, प्रॉपर इसके ऊपर में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पे काफी साल से काम भी कर रही है, इसमें फंड भी दिया जाता है अंडर द नैनो मिशन। लगभग 5,000 करोड़ का फंड दिया था हमारे जो पहले हमारे जो एक तरीके से प्रेसिडेंट थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भी इसके ऊपर में काफी कंसर्न दिखाया था और इन्होंने 5,000 करोड़ का एक कॉर्पस दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को, हमारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको, और भी बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अलग अलग लेवल पे कर रही है। बट जरूरी है कि इनके ऊपर में रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए जाएं ताकि इसके एडवांटेज पे ज्यादा फोकस किया जाए और इसकी नेगेटिव चीजों को कम किया जाए। इस तरह के जितने भी टॉपिक्स आ रहे हैं यूपीएससी में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस तरह के एप्लीकेशन से रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम भी आपके लिए लेकर आए हैं, नैनो टेक्नोलॉजी हैज द पोटेंशियल टू रेवोल्यूशनाइज वेरियस सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, एनर्जी एंड एग्रीकल्चर। डिस्कस इट्स एप्लीकेशन in these areas and highlight the associated challenges including ethical issue भी बताना है और environmental concern भी बताना है, प्लस में इसके जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको भी आपको मेंशन करना है। 250 वर्ड में इसको एक बार अटेम्प्ट करके देखिएगा। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए डू सब्सक्राइब आवर चैनल चहल एकेडमी। थैंक यू।